हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो सबसे पहले सॉरी, इतना लंबा इंतज़ार कराया और ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। और थैंक यू इतना पेशेंस रखने के लिए। तो दोस्तों, बस थोड़ी सी देर में ये मैं रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई मैंने टाइम वेस्ट किया है। एक्चुअली सीए बनने के बाद मैं पहली बार अपने होम टाउन गया था, अपने गांव गया था। और वहाँ पे दुर्गा पूजा में बहुत सारे गांव में घूम के दुर्गा पूजा को देखा, माँ अम्बे से आशीर्वाद लिया। और उसके बाद कुछ मार्केट एनालिसिस की कि अगर मैं अपनी सीए फर्म अपने लोकल या होम टाउन में भी खोलता हूँ तो क्या मैं वहाँ के लड़कों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ। क्या मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, क्या वो मुझे अपने गांव में भी करनी चाहिए। क्या वहाँ के लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो पाएगी मेरी सीए की क्वालिफ़िकेशन से। तो ये ऑब्जेक्टिव था। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया लेकिन फाइनली अब आ गए हैं और फिर कभी जाना होगा। तो शुरू करते हैं लेक्चर। चलो, तो अपना ये सेकंड लेक्चर है, ठीक है। इसमें अब टॉपिक है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर के क्या विशेषताएं कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसकी खूबी क्या है। एंटरप्रेन्योर प्लेज अ डिस्टिंक्ट रोल इन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। मतलब जो एंटरप्रेन्योर है वो बहुत ही एक अलग रोल प्ले करता है जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड एक्टिविटी होती है उसके अंदर। ही इन्वेस्ट हिज वैल्यूएबल स्केर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब क्या, जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी होती है, एंटरप्रेन्योर जो बनना चाहता है वो क्या क्या इन्वेस्ट करता है। वैल्यूएबल स्केर्स फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब क्या, उसके पास जो भी वैल्यूएबल चीज़ है जिसकी वैल्यू है उसकी लाइफ में वो इन्वेस्ट करता है। फाइनेंशियल रिसोर्स पैसे इन्वेस्ट करता है। और कैसे वो किसी चीज़ की प्रोडक्शन करेगा उसको सिस्टमाइज करता है या इस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। मतलब एक बात बताओ, अगर मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को शुरू कर रहा हूँ तो मैं क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है मेरा टाइम। अगर मैं ये नहीं करता तो अपनी जॉब में होता, एक अच्छी सैलरी ले रहा होता जैसे मैं पहले लेता था, ठीक है। तो मैंने सॉरी, वैल्यूएबल टाइम इशू किया। सेकंड, फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसा भी तो लगा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, स्टे कर रहा हूँ, है ना, लोगों से मिल रहा हूँ, तो इसमें पैसे भी खर्च हो रहे हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन, मैं कोई गुड्स परचेज करके गुड्स की प्रोडक्शन या गुड्स बनाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ भी काम करने की बात कर रहा हूँ और लोगों को काम देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ही टेक्स द डिसीजंस अबाउट द व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोडक्ट सेलेक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप में ये सोचना पड़ता है कि भाई क्या प्रोड्यूस करें। मतलब प्रोडक्ट की सिलेक्शन, किस प्रोडक्ट पे हम काम करेंगे और कैसे प्रोड्यूस करें, कौन सी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई मुझे कौन कौन से काम करने हैं। मैं अकाउंटिंग करूंगा, लोगों की टैक्स की कंसल्टेंसी दूंगा, कंप्लायंस से रिलेटेड काम करूंगा, समझ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दूंगा उनको। तो ये सारे मेरे तरीके, मेरे लिए प्रोडक्ट हो गए, प्रोडक्ट सिलेक्शन मैंने कर लिया। और कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे मैं कैसे उन लोगों की अकाउंटिंग कर दूंगा। कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा। मेरी टीम अगर रिमोट लोकेशन पे है, मैं उनको अपने ऑफिस में नहीं बुलाता हूँ, तो मैं कैसे उनसे कनेक्ट हो पाऊँगा टेक्नोलॉजी की हेल्प से। गूगल मीट्स में उनसे मीटिंग करूँगा, जूम मीटिंग में उनसे मीटिंग करूँगा, उनसे रिपोर्ट्स लूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वेयर टू प्रोड्यूस, कहाँ करें प्रोड्यूस, लोकेशन क्या होने वाला है। अब जैसे मैंने अपने गांव में सोचा कि मैं अपना ऑफिस खोलूँगा, तो मैंने डिसाइड कर लिया ना कि भाई यहीं पे करना है काम, या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में करूँगा, ठीक है। तो लोकेशन, वेयर टू प्रोड्यूस, वैन टू प्रोड्यूस, कब करना है, ड्यूरेशन और टाइम प्लानिंग। अब जैसे जनवरी में मेरी सीए फर्म का नाम आ जाएगा तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई जनवरी से शुरू करूँगा। तो जो भी मैं अभी कर रहा हूँ वो इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का ही पार्ट है और वही आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यही सब पूछेंगे मेरे से, वहाँ लोग पूछ भी रहे थे कि आप कब से ऑफिस प्लान कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया उनको टाइम प्लान। फॉर होम टू प्रोड्यूस, टारगेट कंज्यूमर्स और मार्केट, किसके लिए करना हूँ मैं ये काम, किसकी अकाउंटिंग करूँगा, किसको टैक्स कंसल्टेंसी दूंगा, है ना, किसके लिए कोई प्रोडक्ट की प्रोड्यूस
कोई बंदा प्रोडक्ट बना रहा है तो किसके लिए, उसको टारगेट कस्टमर्स तो पता होंगे ना, टारगेट कंज्यूमर तो पता रहेगा, उसको मार्केट तो पता रहेगा। अब मान लो कि अगर आपने डिसाइड किया कि मैं बच्चों के लिए कपड़े बनाऊंगा, तो आप डिसाइड कर चुके हो कि भाई टारगेट कंज्यूमर मेरे बच्चे ही होंगे, तो उनके लिए आपको बनाना है। फिर आपने सोचा कि मैं इसको किस मार्केट में डालूंगा, किस मार्केट में लोग, भाई आप ऐसी जगह सोचोगे ना अपना शॉप खोलने का या फिर अपनी फैक्ट्री सेटअप करने का जहाँ पे ईजिली लोग पहुँच सके, ठीक है ना। तो मार्केट डिसाइड करना, एट व्हाट प्राइस टू सेल। अब अगला सवाल ये होता है कि सर आप अकाउंटिंग कर दोगे, ये कर दोगे, पैसे कितने लोगे, है ना, किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना, ये सारी की सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप में आती है। जॉब में ऐसा नहीं होता है। जॉब में आपने इंटरव्यू क्रैक किया, आपका पैकेज डिसाइड हो गया, आप जा रहे हैं, उसको 8-9 घंटे दे रहे हैं, काम कर रहे हैं ईमानदारी से, घर आ रहे हैं और फिर आपको मंथ एंड पे सैलरी मिल रही है। आप कहाँ डिसाइड करना है इन सब चीज़ों में, ठीक है। बस उसमें ये डिसाइड करना मुझे किस लोकेशन पे जॉब चाहिए और किस इंडस्ट्री में चाहिए। हाउ मच प्रॉफिट टू अर्न। अब यहाँ पे ये भी डिसाइड होता है कि मैं अगर क्लाइंट से 1 लाख रुपए लूँगा तो मुझे सैलरी भी तो देनी है लोगों को, तो अगर मैं 50,000 सैलरी देता हूँ तो मैं 50,000 बचा लूँगा। मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े, ठीक है ना। तो प्रॉफिट मार्जिन, भाई जिस बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर वो बंदा काम क्यों करेगा। व्हाट टू डू विद द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद क्या करें, उस प्रॉफिट का क्या हम दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कर दें किसी जगह नए ऑफिस खोलने में, या फिर उस प्रॉफिट को घर ले जाए और मज़े करें। नो अदर फैक्टर प्रोडक्शन पार्टिसिपेट्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इट इज़ अ डोमेन ऑफ द डिसीजन मेकिंग में और किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। यही होता है एंटरप्रेन्योर की खूबी। यहाँ पे बंदा अपने दिल की करता है, अपने दिमाग की करता है, उसको जो पसंद है वो करता है। यहाँ पे वो ये नहीं कह सकता कि मैं यार कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं प्रेशर में हूँ किसी चीज़ के, या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। अगर आप ये सब में प्रॉब्लम है और आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सफल नहीं होंगे। अक्सर हमें वही करना चाहिए जो हमें पसंद है। मैंने जॉब में देखा है 90% लोग जो जॉब कर रहे हैं उनको वो जॉब पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, वो लाइफ के एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं कि वो मजबूर होके भी उनको अगले दिन जाना है, अपने बच्चों की एग्ज़ाम या मतलब ट्यूशन फीस पे करनी है, स्कूल फीस पे करनी है, अपने घर की जिम्मेदारी निभानी है, ठीक है ना। तो पसंद ना होते भी वो काम उनको करना पड़ता है। हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि किसी को जॉब करना पसंद हो, लेकिन सबकी सर्कमस्टांसेस अलग अलग होती है, सब रिस्क नहीं ले सकते। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज अ नीड बेस्ड फंक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ज़रूरत। अगर भाई आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी तभी सक्सेस होगी जब लोगों को ज़रूरत होगी। अब मैं अपने होम टाउन गया, मैं उस डिस्ट्रिक्ट में गया, मैंने कहा यार यहाँ पे सीए का ऑफिस है क्या, नहीं, कहते नहीं बहुत कम है, यार ना के बराबर। तो फिर आप काम कैसे कराते हो, क्योंकि आपके उस पर देखा मैंने जीएसटी नंबर लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे हम लोग करीब 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर आगे जाते हैं, बड़ी सिटी में जाते हैं, और फिर वहाँ हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और वहाँ सीए के ऑफिस है। मतलब कि उनको उस मार्केट में ज़रूरत है। तो नीड बेस्ड फंक्शन, मैंने ज़रूरत समझा पहले, मैं ज़रूरत समझूंगा फिर वहाँ पे काम करने की कोशिश करूँगा। नाउ एज ए लॉजिकल आउटकम, द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर पोजेसेस यूटिलिटी, इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ। ये अगेन वही कि किसी की कोई चाहत है, किसी की कोई ज़रूरत है, अगर आप उसको पूरा कर पा रहे हो तो ये सही है। यही लॉजिकल है एंटरप्रेन्योरशिप की। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में सफल होना चाहते हैं तो आप किसी की ज़रूरत समझें और उस ज़रूरत का सही सॉल्यूशन दें, उस ज़रूरत को पूरा करें, ठीक है। प्रोडक्शन इज नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बट इज ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। अगर आप कोई ऐसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसको आप खुद ही कंज्यूम कर लेंगे तो फिर क्या एंटरप्रेन्योरशिप है, फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। आपको जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑफर करना पड़ेगा मार्केट में, मार्केट में बेचने के लिए वो प्रोडक्ट ऑफर करना पड़ेगा, तब आप बोलेंगे कि ये एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड इज अ कमर्शियल प्रोपोजिशन एंड एंटरप्रेन्योर एम्स एट प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही है बिजनेस करना, और बिजनेस हम क्यों करते हैं, बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। कमर्शियल प्रोपोजिशन होना चाहिए, पर्सनल के लिए नहीं, मतलब पैसा कमाना है। एंटरप्रेन्योर का एम ही होता है प्रॉफिट कमाना। जॉब पे कोई जाएगा और उसको बोले भाई सैलरी नहीं देंगे तो क्या वो जॉब करेगा, नहीं करेगा। ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना।
एंटरप्रेन्योरशिप पोजेस डिस्टिंक्ट क्वालिटी। अब एंटरप्रेन्योर के बहुत अलग अलग क्वालिटी है, जैसे कि रिस्क सहना, गोल सेट करना। मैंने जैसे गोल सेट किया कि कम से कम 100 क्लाइंट्स चाहिए मुझे इस लोकेशन पे, और 100 क्लाइंट से मैं 50 लाख का बिजनेस करता हूँ, तो 50 लाख में मैं 25 लाख की सैलरी दूंगा लोगों को। 25 लाख में मैं एक बंदे को, अगर एक कॉलेज करने वाले बच्चे जो कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं हुए, अगर मैं उनको 15,000 भी देता हूँ, तो 25 लाख अगर मुझे सैलरी देनी है, तो 25 लाख को डिवाइड कर दो 15,000 से, तो कितने नंबर ऑफ पर्सन, चलो एक राउंड फिगर ले लेते हैं, 25 लाख को डिवाइड कर देते हैं 10,000 से, आई थिंक फिर भी 250 लोग हो जाते हैं शायद। देख लेना आप। तो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, और वो कॉलेज गोइंग बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी गोल सेटिंग, डिसीजन मेकिंग, इंफॉर्मेशन जानकारी लेना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, टाइम प्लानिंग, ये सब इसके कैरेक्टर्स हैं। चलते हैं नाउ, द एंटरप्रेन्योर इज द ओनर ऑफ द वेंचर। भाई एंटरप्रेन्योर जो होता है वो मालिक होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। नाउ ही इज अ क्रिएटर ऑफ वेल्थ। वो क्या क्रिएटर है? वो वेल्थ का क्रिएटर है, मतलब वो पूंजी बनाता है भाई, संपत्ति का क्रिएटर है वो। एंटरप्रेन्योरशिप का आउटकम ही क्या है? वेल्थ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता ही, फीचर्स का ही एक और एक्सटेंडेड वर्जन है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, बिल्कुल सेम सिमिलर चीज़ें हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं, और उन्हीं सब चीज़ों को घुमा के चीज़ें बताई गई हैं। हार्ड वर्क, यार हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, हाँ एंटरप्रेन्योरशिप में हार्ड वर्क कुछ ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज तक बंद कमरे में बैठ के अपनी किताबें पढ़ता रहता था, भाई किसी तरीके से सीए बनना है, और अपने ऑफिस चला जाता था, 10-15 किलोमीटर की दूरी पे ऑफिस है, ऑफिस जाता था, ऑफिस आता था, पढ़ना है, फिर यही रूटीन रहता था, यही सिंपल। लेकिन अगर आप जब एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे निकलते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत जगह ट्रैवल करना पड़े, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़े, बंद कमरे में बैठ के नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को एक्सप्लेन करना पड़े हर चीज़, मेहनत तो है। और जब आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या मैं कितना ट्रैवल पे, मेरा बजट क्या है, क्या मैं एयर से ट्रैवल कर सकता हूँ, क्या मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना बजट है मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए कि मैं एयर से हर जगह जा सकता हूँ, जहाँ मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, जहाँ मैं बस से जा सकता हूँ, जहाँ मेट्रो से जा सकता हूँ। दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्क इज इन्वॉल्व इन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। Entrepreneurship is completely different than job, okay? So that's why here is mentioned that hard work is the first essential characteristics of entrepreneurship. और मैं तो कहता हूँ हार्ड वर्क सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में ही नहीं, वो तो यार हर जगह ही है। आप एक जॉब कर रहे होंगे उसमें भी है, पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी है, ठीक है। पढ़ लेना एक बार, 2-3 लाइन की रीडिंग भी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो सिंपल एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिज़ायर फॉर हाई अचीवमेंट, अचीवमेंट की तो भाई बहुत ही बड़ी इच्छा होती है। जॉब में क्या है, 2 लाख की सैलरी ले लेंगे महीने में, 3 लाख की ले लेंगे, 4 लाख की ले लेंगे, 5 लाख की ले लेंगे, मतलब ऐसे बढ़ती चली जाती है डिजायर। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, जैसे मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन बताई यार, 100 क्लाइंट चाहिए, 100 क्लाइंट से 50 लाख का टारगेट क्या है, 50 लाख का बिजनेस करेंगे, 50 लाख में 25 लाख की सैलरी दे देंगे, इतने लोगों को जॉब मिल जाएगी, लगभग 200-250 लोगों को जॉब मिल जाएगी, उनके परिवार में पैसा जाएगा। तो एटलीस्ट ये तो रहेगा ना कि भाई एक एंटरप्रेन्योरशिप करके इतना बड़ा एम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो डिजायर है यहाँ पे कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा प्रॉफिट करने का, कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का, तो वही सारी चीज़। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक में तो आशावादी। अगर कोई निराशावादी बंदा है ना, जो हर चीज़ बोलता है यार ये नहीं होगा, यार ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, जिसके मुंह से ये वाले सेंटेंसेस निकलते हैं ना, नहीं 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 नहीं, उसके लिए नहीं है यार, ये एंटरप्रेन्योरशिप उनके लिए नहीं है। एंटरप्रेन्योर बंदा सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, आशावादी हो सकता है, वो सिर्फ पॉजिटिव सोचने वाला बंदा हो सकता है, वो नेगेटिव सोचने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप वो दिल से कर रहा है, जुनून से कर रहा है, अपनी पूरी मतलब चाहत जो है ना उसकी, मतलब उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके दिमाग में सिर्फ वही चीज़ें चलती हैं, तो वो ना आप उस चीज़ के बारे में नेगेटिव सुन सकता है ना नेगेटिव बोल सकता है। और अगर वो कोई बंदा ऐसा करता है, इसका मतलब उसको बिलीव नहीं है अपने ऊपर, अपने पर विश्वास नहीं है, तो फिर वो इस रास्ते पे ना जाए। नाउ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस क्या है यहाँ पे, मतलब जैसे कि हम
दूसरी चीज़ों में अगर करें तो आज़ादी इतनी नहीं होती है, जैसे कि लाइक जॉब में आज़ादी नहीं है। मैं खुद करीब 8-9 साल जॉब कर चुका हूँ इंडस्ट्री में। फाइनेंस मैनेजर था मैं लास्ट, जब मैंने जॉब से रिजाइन किया। तो मैं देखता था यार, कितनी भी बड़ी पोजीशन पर चले जाओ, चाहे कितनी भी अच्छी सैलरी ले लो, आपको पता है कि एक ऑफिस की चीज़ों को, ऑफिस की बातों को फॉलो करना ही पड़ेगा। हर पोजीशन की एक लिमिटेशन है, उस दायरे में रहना पड़ेगा, रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अपनी ही जर्नी कर रहे होते तो आपके लिए वो 8 घंटे या 9 घंटे का जॉब नहीं रहता है। आपकी मर्जी है, रात में 2 बजे मेहनत करनी आप करो, 10 बजे मेहनत करनी करो, दिन में पूरे मेहनत करनी करो। आपको मतलब इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, अपने हिसाब से करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि भाई जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो दूसरों के रूटीन को फॉलो नहीं करना चाहते, दूसरों की गाइडेंस की चीज़ों नहीं, भाई अपने हिसाब से चलते हैं। अपने बिजनेस के लिए अपनी मेहनत अपने हिसाब से करना, ठीक है। फोरसाइट, फोरसाइट मतलब भविष्य को देखना। ये जो लोग होते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप, इनका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव होता है फ्यूचर को लेकर। इवन ये अपने कस्टमर, अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि मैं फ्यूचर में कितना कर पाऊंगा। तो यही है फोरसाइट, मतलब फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट को नज़र में रखते हैं। ये गुड ऑर्गेनाइजर होते हैं। गुड ऑर्गेनाइजर मीन्स ये हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना जानते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, हम 4 भाई हैं, तो मेरे 3 छोटे भाई हैं। तीनों छोटे भाइयों की अपनी अपनी क्वालिटी है। मैं हर भाइयों को कंपेयर नहीं कर सकता, इवन मैं खुद से भी कंपेयर नहीं कर सकता, सब यूनिक है। तो मैं कैसे हर एक अलग अलग यूनिक वाले पर्सन को एक साथ अपनी चीज़ें समझा पाऊँ, अपनी चीज़ों में लगा पाऊँ, मेरे लिए वो काम करें। तो ये सब यही चीज़ है कि डिफरेंट लोगों को एक साथ करना और काम करवाना, ऐसे डिफरेंट प्रोसेस को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए कि काम हो सके, प्रोडक्शन हो सके, इसी को बोलते हैं गुड ऑर्गेनाइजर। मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में आ रहा हो और कुछ लोगों को नहीं भी आ सकता है समझ में। अब जिनको नहीं आ रहा है समझ में, वो अगर अपना फीडबैक देते हैं तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई मुझे नेगेटिव फीडबैक भी देता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे मौका दे रहे हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये है एक एग्जाम्पल कि आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ों को। ना इनोवेटिव, भाई यहाँ तो नए नए आइडियाज़ चाहिए ही। आप जितना नया सोचोगे उतना ही ज़्यादा सफल होगे आप, और उतनी ही एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत आगे जाएंगे। हर बिजनेसमैन ने कुछ नया सोचा है, कुछ नया करना है। हर एक्सपेरिमेंट करने वाले बंदे ने कुछ नया सोचा, इसीलिए उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बहुत सक्सेसफुल रही है। एरोप्लेन बनाने वाले ने या उसके खोज करने वाले ने कुछ नया सोचा, बल्ब के आविष्कार करने वाले ने कुछ नया सोचा, समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल घर में एसी ले लो, फ्रिज ले लो, कुछ नया सोचा इन लोगों ने, और आज देखो कितना बड़ा मार्केट है इन सब चीज़ों का। चलें आगे। नाउ नीड एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत क्यों है और फंक्शन क्या है। भाई ज़रूरत तो है ही। एक बात बताओ, एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत क्या है। न्यू जॉब देने वाले होते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि मैं अपने गांव में जाऊंगा, वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट में अगर अपने ऑफिसेस खोलता हूँ, वहाँ से मैं 100 क्लाइंट ले लेता हूँ, तो मैं 250 लोगों को जॉब दे दूंगा। दैट हर गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो हमारे यूथ हैं वो जॉब सीकर ना, जॉब सीकर नहीं बने, मतलब जॉब लेने वाले ही सिर्फ ना बने, जॉब देने वाले भी बने। उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। इसलिए वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की जो ये चीज़ें हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो ज़रूरत है ना, हर कोई बंदा अगर जॉब देने वाला बने तो बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। हर किसी के घर में पैसा होगा, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना नहीं होगा, है ना। हर कोई बच्चा पढ़ पाएगा, किसी को 10वीं 12वीं करके फैक्ट्री में काम नहीं करना पड़ेगा। फैक्ट्री में कभी जाना, विजिट करना, फैक्ट्री पे लिखा होता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हम नौकरी नहीं देते थे, नहीं रखते हैं काम पे। इट मीन्स कि 14 वर्ष से नीचे के लोग भी काम करना चाहते हैं,
क्योंकि उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, जॉब नहीं है एक अच्छी, पैसे का कोई आना जाना नहीं है उनके घर में, समझ रहे? तो अगर हमें ये मौका मिल रहा है कुछ करने का, कुछ यूनिक करने का, पढ़ने का, कुछ हासिल करने का लाइफ में, तो भाई मेहनत कर लो, उसको गवाओ मत, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिल रहा है। और अगर आपको मिल रहा है तो ये मत सोचो कि ये छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये मौका मिल रहा है तो मैं तो इसको बड़ा ही मानता हूँ। इवन मैं तो आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए मतलब सौभाग्य की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक अपने रूम में बैठ के मैंने एक लगभग 4,000 लोगों की फैमिली बना ली है यूट्यूब पे। कभी मैंने सोचा नहीं था, बट हाँ मेरा पैसन था टीचिंग। स्कूल लाइफ में अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करता रहता था कि आज भी ट्यूशन में भैया ने ये पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, वो पढ़ा, रिवाइज करता था उनके साथ और पढ़ाने की एक्टिंग करता था, समझ रहे? तो देखो आप लोगों का भी पैसन क्या है ना। फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का फंक्शन क्या होता है? तो पहला है आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला देखो कि स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या मैं यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करूँगा तो क्या मुझे उसका रिटर्न मिलेगा। सबसे पहले मैं वहाँ गया तो मैंने यही खोजा, क्या यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, क्या यहाँ पे मैं सीए ऑफिस खोल के खाली तो नहीं बैठा रहूँगा, नहीं। तो मुझे लगा सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। अभी मैं गया तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए गया था, मैं अगली बार फिर जाऊँगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, एनालिसिस के लिए। और मैंने पूरा सोचा है कि अगले 1 साल में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस पर लगाऊंगा, ताकि मेरी शुरुआत धीमे ज़रूर होगी, लेकिन एक लंबी रेस में चलना है, लंबे रेस में दौड़ना है ना, तो धीरे चलना पड़ेगा। कुछ बड़ा करना है ना तो धीरे ही चीज़ें मिलती है। ये जो शॉर्ट टर्म सक्सेस है और शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें जो मिलती है ना हमें, वो जल्दी मिल जाती है। चले आगे। नाउ टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज आए, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना। आइडिया ही आया कि यार मैं सीए बनने के बाद अपने गांव विजिट करूंगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, आइडिया था ये, लेकिन उसको एक्शन में लाया, मैं सच में वहाँ चला गया। तो आप जो भी सोचते हो, जो भी आइडियाज है आपके दिमाग में, उसको एक्शन में ला दो। तो कोई भी चीज़ है ना आपके पास आइडिया, तो उसको एक्शन में लाओ, सिर्फ दिमाग में मत रहो। मैं तो हमेशा मतलब मैं भी फॉलो करता था अपनी स्टडी रूटीन में, आज भी करता हूँ, क्योंकि अपनी सीपीए की स्टडी मैंने कंटिन्यू की आफ्टर सीए। तो मेरे पास जो भी दिमाग में रहता है पढ़ाई को लेकर, बिजनेस आइडिया को लेकर, वो मैं लिख लेता हूँ डायरी में। इवन अपने रूटीन को भी लिखता हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप लोग डायरी नहीं लिखते ना तो बहुत नुकसान कर रहे हो अपना। आप लिखो डायरी, वो डायरी ही आपके रियल टीचर बन जाएगा एक दिन। वही आपको गाइड करेगा कि भैया तुम सोच क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। तो आइडियाज़ को रियलिटी में, आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करना है। कई लोग हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, लॉन्ग थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, एक्शन ही नहीं करना। अगर किसी को घूमने का मन कर रहा है तो वो सोच रहे हैं अच्छा घूमे या ना घूमे, वीडियो देख रहे हैं घूमने वाली, अरे भाई निकल लो घर से, घूम के आ जाओ यार। हाँ, तो एक्शन, जब आप एक्शन में कन्वर्ट कर दोगे ना हर चीज़ को, आपका दिमाग भी रिलैक्स रहेगा, दिमाग पे इतना बोझ नहीं रहेगा। आजकल हमारे दिमाग पे बोझ ही अपना हमारे आइडियाज़ का है, हमारे थॉट्स का है, क्योंकि हम उस थॉट्स को प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते। बट यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में आइडियाज़ को एक्शन में लाना ज़रूरी है, अदरवाइज काम नहीं होगा ना। फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी की बिजनेस प्लान जो मैंने सोचा है, क्या वो बिजनेस प्लान विजिबल है, क्या मैं उस पर पैसा कमा पाऊँगा, क्या वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। फिजिबिलिटी स्टडी में सारी स्टडी होती है, क्वालिटी, कॉस्ट, कैसे मैं वो प्रोडक्ट बनाऊँगा, कैसे पैकिंग होगी, कैसे मार्केट में पहुँचेगा, ये सब, ट्रैवलिंग कैसे होगी, रोड्स हैं या नहीं है, बिजली है या नहीं प्रोडक्शन करने के लिए, फिजिबिलिटी स्टडी बोलते हैं इसको। नाउ रिसोर्सिंग, रिसोर्सिंग मीन्स अगर बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, मशीन चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, मटेरियल तो कहाँ से आएगा, एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे मशीन को चलाने वाले लोग कहाँ से आएंगे। नाउ सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज, अब एंटरप्राइज की सेटिंग करनी है। सेटिंग मीन्स पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करना है, ऑफिस बनाना है, ऑफिस खोलना है, ऑफिस के लिए कितनी सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। लीगल कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरा करना है। मैं जैसे अब सीए फॉर्म मुझे ओपन करनी है तो मैं इंस्टीट्यूट में अप्लाई करूँगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए, सीओपी के लिए,
क्योंकि सीए बनने के बाद दो रास्ते होते हैं, या तो आप जॉब में चले जाओ या फिर अपनी प्रैक्टिस शुरू करो, और प्रैक्टिस के लिए फिर सीओपी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी हैं वो सब होंगी। मैनेजिंग द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को मैनेज करना है कि वो अच्छे से चले, प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट पे रिजल्ट निकल रहा है नहीं निकल रहा है, वो मैनेजिंग का पार्ट है। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हर कोई बंदा तो ग्रोथ करना चाहता है, हर कोई किसी को डेवलपमेंट चाहिए, ये सब एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि क्वालिटी क्या है। एंटरप्रेन्योर जो करना चाहता है या जो बंदा उस रास्ते पे जाना चाहता है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। पहला, कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, मतलब एंटरप्रेन्योर इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन। जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो बंदा जो जर्नी शुरू कर रहा है या जो उस चीज़ पे जाएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब वो एक कॉन्फिडेंट बंदा हो। उसको ऐसा नहीं कि उसके थॉट प्रोसेस इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि कोई भी आके उसको हिला दे, उसके विचार इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि कोई भी नया विचार दे के चला जाए और वो बंदा उसी नए विचार में खो जाए। वो अपने विचारों को लेकर दृढ़ रहे, जिद्दी टाइप का बंदा कह सकते हैं इसको ना, जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जिद्दी लोग अपनी चीज़ों में कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई मैं तो ठीक हूँ, मैं तो इसको ऐसा ही करूँगा। ठीक है, नाउ कॉन्फिडेंस डेवलप एंड एज ओवर द कंपिटिटर्स। अगर आप कॉन्फिडेंट है चीज़ों को लेकर तो जो कंपिटिटर है उससे आगे आप निकल जाएंगे, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस के साथ कोई बंदा बोलता है ना, वो हमेशा ही इम्प्रेस करता है लोगों को और जीत लेता है अपनी सारी की सारी जंग जो होती है ना। ठीक है, नाउ तो एंटरप्रेन्योरशिप पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए जो हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो। आप अगर उससे मिलो ना तो उसने आपको बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी से भर दिया हो, ऐसा बंदा होना चाहिए। अक्सर आप देखोगे जो सेल्स का काम करते हैं ना लोग, वो ऐसे ही होते हैं। हर कंपनी में जो सेल डिपार्टमेंट है, जो लोग सेल करते हैं कंपनी के लिए, वो लोग ऐसे कॉन्फिडेंस में होते हैं। लेकिन दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। अगर आपको भी अगर एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे जाना है तो नाउ यू नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस। बिना कॉन्फिडेंस के काम नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस तो हर चीज़ में चाहिए यार, पढ़ाई में भी चाहिए ना। कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट, कॉन्फिडेंट अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हो, कॉन्फिडेंटली होने चाहिए भाई। आपके खड़े होने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, मिलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, देखने का स्टाइल, सब आपका अपीयरेंस कैसा, आप नज़र कैसे आते हो। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है ना, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंट वर्क स्टाइल, कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप्स, सारे के सारे कॉन्फिडेंट होने चाहिए। क्लियर परसेप्शंस, मतलब कि ये लोग बिल्कुल क्लियर होते हैं अपनी सोच को लेकर। उनको लगता है यार ये ऐसा करूँगा ना तो मैं मार्केट में आ जाऊँगा। ये नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होती हैं चीज़ों को लेकर। यहाँ पे लिखा है ना पॉजिटिव परसेप्शंस। क्लियर होता है, इनके दिमाग में दो विचार नहीं होते हैं। इनको लगता है ना मेरा बिजनेस बनेगा तो बनेगा, उसको बनाने के लिए उनको क्या एफर्ट लगाना वो करेंगे। दैट काइंड ऑफ परसेप्शन इज रिक्वायर्ड। सिंपल सोचना, सीधा सोचना, ज़्यादा फालतू की जो ये उलझी हुई चीज़ें जो होती है ना दिमाग में, वो नहीं रखते। ठीक है, नाउ थर्ड, रिस्क बियरिंग एबिलिटी। तो पहले भी देख चुके भाई, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रिस्क हर चीज़ का हो सकता है, मैंने भी तो रिस्क लिया है। अपने मम्मी पापा को समझाया, पापा मैं एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे जाने वाला हूँ तो सैलरी नहीं दे पाऊँगा, है ना। हर कोई चाहता है कि सीए बनने के बाद सैलरी ले, मैं तो पहले से सैलरी ले रहा था तो अब, लेकिन मैं अब सैलरी नहीं दे पाऊँगा, पैसे का नुकसान है। मैं अपना थोड़ा सा जो आराम से बैठ के मैं कहीं पढ़ रहा था, आराम से बैठ के मैं कहीं ऑफिस में जा रहा था, वो चीज़ नहीं होगी। भागना पड़ेगा, दूसरे दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा, हर जगह जाके बिजनेस लाना होगा, तब मैं लोगों को जॉब दे पाऊँगा। तो बहुत रिस्क है ना, ट्रैवलिंग रिस्क है, मैं ट्रैवल करता रहूँगा। मेरे घर वालों को टेंशन होती है जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना कि ये बंदा 10 घंटे 20 घंटे ट्रैवल करेगा। क्योंकि ये तो बैठा रहता था यहाँ पे, पढ़ाई करता था, या पे अपनी जॉब पे जाता था, 10 किलोमीटर जाता था, 10 किलोमीटर आता था। तो रिस्क हर चीज़ में है, पैसे का रिस्क, हेल्थ का रिस्क भी है। तो जो भी रिस्क लेने वाला बंदा होगा वही तो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी पूरा कर पाएगा। जो रिस्क नहीं लेना चाहता उसके लिए तो नहीं है ये। अब रिस्क को लेकर बहुत सारी कहानी आप बना सकते हो, लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। नाउ टीम बिल्डिंग कैपेसिटी,
आपके अंदर ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप टीम बना सको। और आज मैं अभी यही कर रहा हूँ। मैं गांव गया तो अपने छोटे भाइयों को जो बीकॉम कर रहे हैं या जो लोग बीकॉम कर चुके हैं उनको मैंने बोला कि भाई तुम लोग टेंशन मत लो, मैं यहीं पे सीए फॉर्म खोलूँगा, मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, टीम बनेगी मेरी वहाँ पे। मैं नहीं भी रहूँगा तो लोग ईमानदारी से काम करेंगे। टीम पे ट्रस्ट कैसे करते हैं, टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं, टीम के साथ कैसे रहते हैं, टीम के लिए काम कैसे करते हैं, ये सब टीम बिल्डिंग कैपेसिटी में आ जाता है। ठीक है, अगर आप टीम मेंबर नहीं हैं तो मुश्किल है आपके लिए। अगर आप अकेले चलने वाले हैं, एक है ना सॉन्ग, एकला चलो रे, बंगाली सॉन्ग है, तो अकेले चलने वाले लोग नहीं कर सकते, टीम बनानी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ यूट्यूब पे मेरे 4000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मैं तो इसको टीम मानता हूँ। हर किसी ने मुझे मोटिवेट किया है। ठीक है, अब टाइम कॉन्शियसनेस एंड टाइम प्लानिंग, ऐसे लोग अपने टाइम की बहुत इज्जत करते हैं, टाइम खराब नहीं कर सकते। ठीक है ना, अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। टाइम की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है इनको, कि भाई ये नहीं कि चले गए तो चले गए, उनको पता ही नहीं कि वहाँ गए तो 10 दिन देना है या 20 दिन देना है। तो अपने टाइम को लेकर बहुत ही सोच बूझ करके या मतलब प्लानिंग करके चीज़ों को वो एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशन, ये लोग रिलेशन बनाना जानते हैं, दोस्ती करना जानते हैं, एक दूसरे को हेल्प करना जानते हैं। अगर आप अच्छे इंसान होंगे, अच्छे तरीके से बात करते हैं, अच्छे तरीके से लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग भी आपसे अच्छे से ही बात करेंगे, लोग भी आपको समझेंगे अगर आप उनको समझेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस। पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए आपकी कि आप लोगों को समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को भी समझें और उनके को सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इसलिए जरूरी चाहिए कि जो आप बात कहना चाहते हैं वो बंदे तक पहुंचे, वो उसको समझे। ऐसा भी नहीं कि आप ऐसा कुछ बोल रहे हो कि भाई सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, तो फिर क्या एंटरप्रेन्योरशिप होगी भाई, जब कोई बात ही नहीं समझेगा आपसे। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों होने चाहिए। वर्बल और नॉन वर्बल क्या होते हैं? वर्बल मीन्स मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपसे दूर बैठा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, फिर भी आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो मेरी वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ी सी सही है, इसलिए शायद आप समझ पा रहे हैं। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब मैं बोलता हूँ तो अपने हाथों का इस्तेमाल करता हूँ, अपने जो मेरा गेस्चर है, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, वो सब नॉन वर्बल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर मैं इशारे में भी किसी को बोल दूँ ऐसे करके, तो मान लेगा शायद इसको पानी तो नहीं चाहिए। ऐसे बोल दूँ इसको, यार इसको खाना तो नहीं चाहिए। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? स्पीच लैंग्वेज, कि कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, वर्ड्स, वॉइस, टोन, एसेंट, स्पीड, किस वॉइस से बात कर रहे हो, किस टोन से बात कर रहे हो, किस एक्सेंट से, किस स्पीड से। अगर मैं अच्छे वर्ड का इस्तेमाल ना करूं अभी पढ़ाते टाइम, तो आप लोग नहीं पढ़ोगे, आपको लगेगा यार ये बंदा कैसा है ये। चाहे मैं सीए बन गया, लेकिन अगर मेरे वर्ड्स गलत हैं बोलते टाइम, तो यार ये क्या, कैसा सीए बन गया ये, उसको बोलना ही नहीं आता, कौन से शब्द कहाँ यूज़ करने। वॉइस, मेरी आवाज़, मैं कब कैसे बात करता हूँ, क्या तेज़ आवाज़ बात कर रहा हूँ, टोन, तेज़ से बात कर रहा हूँ, धीरे से बात कर रहा हूँ, एसेंट क्या है, किस तरीके से बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं बिल्कुल रॉब रॉब दिखाने वाली चीज़। और स्पीड, इतनी भी स्पीड नहीं होनी चाहिए कि आपकी बात में समझ में ना आए। सारी इंटरपर्सनल रिलेशन में आ जाते हैं ये। फेशियल एक्सप्रेशन, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, मैं कैसे एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, मेरा गेस्चर क्या, मैं कैसे बैठा हूँ, क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज क्या है मेरी, पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस है या नहीं, अटेंटिवनेस है या नहीं, क्या मैं सोता हुआ तो नहीं लग रहा हूँ यार, मैं सो के तो नहीं पढ़ा रहा, अटेंटिव हूँ या नहीं, प्रेज फॉर अदर्स, क्या मैं दूसरों की तारीफ करता हूँ। ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड तो ज़रूरी है लाइफ में भी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप के बहाने हम लोग बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं, जो हमारी नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको सिर्फ सब्जेक्ट की तरीके से नहीं लेना है, इसको ऐसा लो कि भाई लाइफ में भी अगर हम फॉलो कर लेना इन सब चीज़ों को, तो लाइफ सही हो जाएगी। ठीक है,
ना पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव बिलीविंग, अच्छा सोचो, बिलीव करो, विश्वास करो, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचो, पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव रिजल्ट। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। उसके अकॉर्डिंग आप दिन भर में जैसा सोचते हो ना, आप वैसा ही बनते भी हो। अगर आप दिन भर नकारात्मक चीज़ें सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी। तो इसीलिए आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तो सारा का सारा है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड लाए कैसे कैसे आती है पॉजिटिव एटीट्यूड? तो पॉजिटिव एटीट्यूड आती है कंसंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी मजबूत चीज़ों पे कंसंट्रेट करो। शार्पन योर स्किल और टैलेंट और रिसोर्सेज। अपनी स्किल को बढ़ाओ, तेज करो, शार्पन करो। मतलब शार्पन मतलब ये होता है ना, कुल्हाड़ी को तेज करो ताकि वो लकड़ी काट सके। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर कुल्हाड़ी में धार नहीं है तो वो लकड़ी को नहीं काट सकती। इसीलिए आप चाहे कितने भी अच्छे हो, चाहे कितनी भी पढ़ाकू, कितनी भी मेहनती हो, लेकिन आपके पास यूनिक स्किल होनी चाहिए। स्किल को आप डेली अपग्रेड करो, टैलेंट तभी बढ़ता है, ठीक है। नाउ कलेक्ट एंड रिहर्स हैप्पी एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ। अपनी जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो उसको खुशी में करो। अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करो यार, जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हुआ है। हम आजकल इतने ही निगेटिव हो जाते हैं। याद करो जब हम 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में पास हुए तो कितनी खुशी हुई थी, अरे यार भाई बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। लेकिन आज क्या होता है, आज हर छोटी चीज़ पे बंदों का दिल टूट जाता है, हर छोटी चीज़ पे दुखी हो जाते हैं। पहले होते थे ऐसे नहीं होते थे यार। पहले तो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चले जाते थे तो खुशी से पागल हो जाते थे। पहले माँ अगर फेवरेट खाना बना देती तो खुशी से पागल हो जाते थे। मतलब पहले खुश होने के बहुत सारे बहाने थे, बहुत सारी चीज़ें थी खुश रहने के लिए। लेकिन आज हमारे पास मतलब दुखी रहने के बहुत सारे कारण हैं। ऑफिस लेट पहुंच गए तो दुखी हो गए, आज पढ़ाई नहीं हुई तो दुखी हो गए, किसी ने डांट दिया तो दुखी, मम्मी पापा बात नहीं समझ रहे तो दुखी हो गए, भाई ने कुछ बोल दिया तो दुखी हो गए, बॉस ने कुछ बोल दिया तो दुखी हो गए, पेपर अच्छा नहीं हुआ तो दुखी हो गए। भाई बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो हैप्पी एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस मतलब उसको कलेक्ट करो, हैप्पी मेमोरीज को याद रखो। आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ अदर्स। दूसरों की भी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो, हो सकता है दूसरे की स्ट्रेंथ आपके काम आ जाए। नो दियर हैप्पी, उसकी भी हैप्पी की एक्सपीरियंसेस को आप जानो, ताकि जब बात करो तो उससे रिलेटेड बात कर पाओ ना उससे, ठीक है। वैल्यू एंड एन्जॉय योर वर्क। अपने काम की वैल्यू को समझो और एंजॉय करो। ड्रीम अ लिटिल, प्लान अ प्लॉट, वर्क हार्ड। मतलब छोटे छोटे सपने देखो, उसको पूरा करो, मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो। डेवलप द हैबिट ऑफ गिविंग पॉजिटिव स्ट्रोक्स। आदत डेवलप करो कि आपसे कोई बात करे तो बंदा पॉजिटिव होके ही जाए। ये चीज़ है, हैबिट डेवलप करो। हैव पॉजिटिव इंटरेक्शन विद अदर्स। दूसरों से पॉजिटिव बातें करो, निगेटिव नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, बात नहीं है ना करने के लिए मत करो बात, लेकिन नेगेटिव मत बोलो, किसी और के लिए भी मत बोलो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ही है, चाहे आप अपने लिए बोल रहे हो या किसी और के लिए बोल रहे हो। नाउ रिमेंबर, एनी फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं अभी कह रहा था ना, हम छोटी छोटी चीज़ों पे दुखी हो जाते हैं, तो हमेशा याद रखो कोई भी फेलियर दुनिया का वो अंतिम फेलियर नहीं है। यू कैन स्टार्ट अगेन, दोबारा से शुरुआत हो सकती है। दिस इज मतलब मैं कह रहा हूँ ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं है, ये हर चीज़ के लिए। नाउ लीडरशिप, लीडरशिप तो बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होगी तो आप लोगों को गाइड कैसे करोगे, लोग आपकी बात कैसे सुनेंगे, लोग आपकी बातों को समझेंगे कैसे। आपके अंदर पर्सनैलिटी तो यूनिक होनी चाहिए ना, ठीक है। जो वर्कर्स, मैनेजर्स, सप्लायर्स, फाइनेंशियर्स, एडवर्टाइजर, मार्केटिंग पर्सन, वेंडर्स, गवर्नमेंट पर्सन, कंसल्टेंट, कंज्यूमर्स, सबको डील कर सके, ठीक है। नाउ 10, इनोवेटिवनेस, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। अगर आप अच्छा सोच पा रहे हैं तो आप अच्छा इमेजिन कर पा रहे हैं। अगर आप अच्छा इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर देंगे एक्शन में, और कन्वर्ट जब हो जाएगा एक्शन में तो वही इनोवेशन में बदल जाएगा, वो एक अलग खोज में बदल जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा इमेजिन करोगे। जब मैं जब मैं अपने सीए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मैं इमेजिन करता था कि मैं पापा को फ़ोन करके बोलूँगा रिजल्ट वाले दिन, पापा आपका बेटा सीए बन गया।
मम्मी को यार बहुत ही, मम्मी को मैं गले लगाऊंगा और उनको बोलूँगा कि अब आपकी आंखों में ये जो दुखी वाले जो आंसू आ जाते थे ना, कोई पूछता था कि आपका बेटा सीए बना नहीं बना, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा सीए बन गया। तो अब आपकी आंखों में आंसू अगर आएंगे भी ना तो खुशी के आने चाहिए। दैट काइंड ऑफ इमेजिनेशन आई यूज टू इमेजिन व्हेन आई वॉज स्टडिंग। समझ रहे हो आप? तो वो इमेजिनेशन में मैं ये सोचता था कि यार रिजल्ट आने वाला है, और मैं यूट्यूब पे भी रिजल्ट रिएक्शन की वीडियो देखता था, और फिर मैं इमेजिन करता था वो ब्लैक कैप आएगा, मैं ऐसे उड़ाऊंगा, उसकी फ़ोटो खींचेंगे, डिग्री मिलेगी ऐसी। अब वो दिन भी आने वाला है। तो जो भी हम इमेजिन करते हैं और उसमें सोचते हैं तो हम उसके लिए एक्शन भी करने लग जाते हैं, ताकि वो दिन अपनी लाइफ में लाना है भाई, मेहनत करनी है उसके लिए। ठीक है? तो ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में कि जो जो वो इमेजिन करेगा, जो जो वो सोचेगा, उसको क्रिएटिविटी में कन्वर्ट करेगा। फिर वैसे जैसे कोई प्रोडक्ट सोच लिया, उस प्रोडक्ट के लिए क्या मार्केट ढूंढना है, उस प्रोडक्ट के लिए क्या मटेरियल चाहिए, उस प्रोडक्ट के लिए कौन से वेंडर होंगे, उस प्रोडक्ट के लिए कहाँ से पैसा आएगा, सारी की सारी कैसे प्रोडक्शन होगी, कैसे वो बेचेगा, कितने कस्टमर होंगे, कितने कंज्यूमर्स होंगे, सब। फिर है गोल सेटिंग। लाइफ में अगर अभी तक कोई गोल नहीं है ना, तो भाई गोल सेट कर लो, क्योंकि ये गोल सेटिंग ही बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए हम मेहनत करते हैं। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप में भी गोल बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गोल सेट कर लिया, गोल इज़ अ ड्रीम विद अ डेडलाइन, मीन्स गोल एक ऐसा सपना है जिसकी एक डेडलाइन भी होनी चाहिए। अगर मुझे 100 लोगों को जॉब देनी है तो उसकी एक डेडलाइन है कि मुझे अगले 1 साल में बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी, बहुत मेहनत करनी है। तो वो डेडलाइन दिया ना मैंने अपने आप को। ठीक है? तो आप एक बार रीड कर लें। वैसे नहीं भी करोगे तो बस ये मैंने जो मेन पॉइंट एक्सप्लेन किया ना, आप उसको याद रखना। ठीक है? नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई कुछ समझ में आ रहा है जो तुम पढ़ा रहे हो। ठीक है? और नहीं आ रहा है या कुछ चाहते हो कुछ अलग सा, कुछ और क्रिएटिविटी करूँ, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। फीडबैक दोगे तो इम्प्रूवमेंट होगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।